नमस्कार, नमस्कार सभी प्यारे साथियों को हमारे यूट्यूब चैनल परिवार की ओर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को लगातार बनाए रहे होंगे, ठीक है? तो आपको उसी उम्मीद को आगे बढ़ाते हुए हम आपको लेके चलेंगे अगले चैप्टर की ओर। सेकंड पार्ट का 7वां चैप्टर हमारे पास है, एल्कोहल, फिनॉल व ईथर। ठीक है, तो उसी 7वें चैप्टर के हम कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम पहले एमसीक्यूज से, फिर एमसीक्यूज के बाद फिर आगे के जो क्वेश्चन होगा उसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन में से आपका पहला एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको देख लीजिए। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा पहला कि एल्कोहल 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 की अम्लीय शक्ति किस यौगिक से कम होती है? इसमें आपसे कम पूछा है, ध्यान देना है। एल्कोहल की अम्लीय शक्ति किस यौगिक से कम है? तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा किस किस यौगिक से कम है। ऑप्शन आपके दिए हैं ईथर, फिनॉल, एल्डिहाइड या एमीन। इन चारों में से किसमें से एल्कोहल की अम्लीय शक्ति कम होगी? ठीक है, देखो यदि एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल क्या अम्लीय प्रकृति का होता है? ये तो पता नहीं है। तो क्या सच में अम्लीय प्रकृति का होता है? जी हाँ, अम्लीय प्रकृति का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें H+ उपस्थित होता है। ठीक है, तो एल्कोहल की अम्लीय शक्ति की बात करें तो देखिए उसकी अम्लीय शक्ति किस यौगिक से कम होता है ये बताना है आपको। ठीक है, तो एल्कोहल, तो देखिए यहाँ पे बताएंगे एल्कोहल के यदि हम अम्लीय शक्ति की बात करें तो सबसे पहले जो अम्लीय शक्ति होता है वो एल्कोहल का होता है, मतलब कम में। तो एल्कोहल की अम्लीय शक्ति का घटता बढ़ता हुआ क्रम कैसे है? तो यहाँ पे पहले एल्कोहल एल्कोहल की जो अम्लीय शक्ति होती है वो आपका किससे कम होता है? उससे कम आपका होता है, मतलब एल्कोहल की जो अम्लीय शक्ति होती है वो कम होती है किससे? फिनॉल से। तो एल्कोहल की अम्लीय शक्ति कम होती है फिनॉल से। और फिनॉल की अम्लीय शक्ति कम किससे होती है? कार्बोक्सिलिक अम्ल से। कार्बोक्सिलिक अम्ल से कार्बोक्सिलिक अम्ल से कार्बोक्सिलिक अम्ल से। ठीक है, तो ये एल्कोहल की अम्लीय शक्ति का क्या है कि बढ़ता हुआ क्रम है। देखो सबसे कम होगा एल्कोहल का, उससे ज़्यादा फिनॉल का होता है और सबसे ज़्यादा किसका होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। तो इसमें आपसे प्रश्न यही पूछा है कि एल्कोहल की अम्लीय शक्ति किस यौगिक से कम होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा फिनॉल। ऑप्शन में आपका कार्बोक्सिलिक तो दिया नहीं है तो कार्बोक्सिलिक होगा नहीं, सीधा सीधा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? फिनॉल। तो इसमें से ऑप्शन नंबर क्या हो जाए आपका? फिनॉल। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? फिनॉल। फिनॉल जो है आपका वो करेक्ट आंसर है, आपका आंसर नंबर हो जाएगा फिनॉल। ठीक है, तो ये पहला हमारा एमसीक्यूज हो गया। ठीक, तो इसमें से अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि ल्यूकास अभिकर्मक है। ल्यूकास अभिकर्मक होता है, क्या होता है, किसका किसका मिश्रण होता है? ल्यूकास अभिकर्मक। देखिए ल्यूकास अभिकर्मक की बात करें तो ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है वो जिंक क्लोराइड, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जिंक क्लोराइड, कौन सा? निर्जल जिंक क्लोराइड ZnCl2 और प्लस में आपका सांद्र HCl होता है। इन दोनों का मिश्रण जो होता है वो ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। किसका किसका मिश्रण होता है? क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका ल्यूकास अभिकर्मक। तो ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है वो निर्जल जिंक क्लोराइड का होता है, निर्जल ZnCl2 और साथ में क्या होता है? प्लस में होता है सांद्र HCl, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इन दोनों का जो मिश्रण होता है वो कहलाता है ल्यूकास अभिकर्मक। इनके मिश्रण को हम क्या कहते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक होता है। ल्यूकास अभिकर्मक भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपका क्वेश्चन आता है। ल्यूकास अभिकर्मक, तो ल्यूकास अभिकर्मक किसका किसका मिश्रण होता है? सीधा सीधा देख लीजिएगा, निर्जल ZnCl2 होता है और सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों का जो मिश्रण होता है वो कहलाता है ल्यूकास अभिकर्मक। ठीक है, तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा? ये निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl, ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, ल्यूकास अभिकर्मक का।
ठीक है? तैयारी आप ऐसी करिए कि क्वेश्चन कहीं से भी आए, हमसे बच कर जाने ना पाए। ठीक है? तो बाकी हम आपके साथ हैं, आप अच्छे तरीके से तैयारी करिए, जो क्वेश्चन ना समझ में आए, कमेंट करिए, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देंगे, नहीं तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएँगे। ठीक है? तैयारी नहीं कर पाएँगे, तो आपको बार-बार बताते हैं, आपके रिज़ल्ट बेहतर नहीं आ पाएँगे, जब रिज़ल्ट बेहतर नहीं आएगा, तो वही दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है? इसलिए उसी थोड़े से मेहनत यदि कर लेंगे, तो आपका रिज़ल्ट बेहतर आ जाएगा और रिज़ल्ट बेहतर आ जाएगा, तो बात ही अलग है फिर। ठीक है? इसलिए तैयारी आप दमदार तरीके से करिए। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि परिशुद्ध एल्कोहल होता है। जो परिशुद्ध एल्कोहल होता है वो कितने प्रतिशत एल्कोहल का होता है? ऑप्शन है आपका 95% एथेनॉल या 100% आपका शुद्ध एथेनॉल या फिर एथेनॉल प्लस मेथेनॉल या एथिल अल्कोहल प्लस कॉपर सल्फेट। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो परिशुद्ध अल्कोहल होता है? तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जो 100% शुद्ध एथेनॉल होता है वही परिशुद्ध अल्कोहल होता है। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन तीसरे का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है? परिशुद्ध एल्कोहल का। ठीक, फिर आगे दिया गया है कि ल्यूकास परीक्षण सबसे तीव्र किसमें होता है? मतलब सबसे अधिक तेजी से संपन्न किसमें होता है? आपका ल्यूकास परीक्षण। ठीक है? तो किसमें संपन्न होता है? तो देखिए, आपको दिया गया है 1 डिग्री एल्कोहल, फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2 डिग्री एल्कोहल, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 3 डिग्री एल्कोहल और लास्ट वाला दिया गया है सभी। तो इसमें से आप बताइए कौन सा होगा ऑप्शन जिसमें ल्यूकास अभिकर्मक अधिक तेजी से संपन्न होता है? ठीक है, किसमें संपन्न होता है? तो देखिए आपको बताते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है वो आपका 3 डिग्री, जो 3 डिग्री वाला एल्कोहल होता है, उसमें आपका ल्यूकास परीक्षण अधिक तेजी से संपन्न होता है। क्यों? क्योंकि देखिए बताते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल जो होता है, 1 डिग्री एल्कोहल जो होता है उसमें आपका भीड़-भाड़ बहुत कम होता है। और जिसमें आपका भीड़-भाड़ ज़्यादा होता है, मतलब कई सारे समूह, मतलब कई सारे कार्बन की चेन आपस में जुड़ी होती है, उसमें आपका ल्यूकास अभिकर्मक तीव्र होता है। 1 डिग्री में तो आपका डिग्री 1 होती है, कार्बन की एक लंबी चेन हो जाएगी। 2 डिग्री में आपके 2 कार्बन जुड़े रहेंगे, पर 3 डिग्री आएगा तो ये आगे-पीछे करके ऐसे 3 डिग्रियाँ बनी रहेंगी, तो जिसमें आपके भीड़-भाड़ ज़्यादा होंगे, उसमें आपका क्या होता है, एल्कोहल मतलब कि ल्यूकास अभिकर्मक अधिक तीव्रता से संपन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 3 डिग्री वाला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए आपका? सी। ऑप्शन क्या हो जाए आपका? सी। 3 डिग्री में क्या होगा? ल्यूकास परीक्षण अधिक तेजी से संपन्न होगा। ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा नोट करिएगा, फिर हम आगे लेके चलेंगे। हाँ, तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलेंगे। तो ल्यूकास अभिकर्मक किसमें तीव्र होता है? 3 डिग्री एल्कोहल वाले में ये अधिक तीव्रता से संपन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर चौथा जो है, क्वेश्चन नंबर चौथा, चौथे का जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 3 डिग्री वाला जो एल्कोहल होता है उसमें अधिक तेजी से संपन्न होता है। क्या? ल्यूकास अभिकर्मक, मतलब ल्यूकास परीक्षण। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पांचवा क्वेश्चन, कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में ईथर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में ईथर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विलियमसन संश्लेषण आप लोग अभिक्रिया पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो हम आगे आपको करवाएंगे। पर देखिए, विलियमसन संश्लेषण आपका क्वेश्चन नंबर पांचवा है। तो क्वेश्चन नंबर जो पांचवा है, पांचवे में होता क्या है कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया जो होती है उसमें ईथर बनाए जाते हैं। अब ईथर क्या होता है?
ईथर मतलब होता है इस तरफ कार्बन, इस तरफ कार्बन, बीच में आपका O होना चाहिए, तो वो कहलाता है हमारा ईथर। ईथर का मतलब देखो, ईथर ऐसे होता है, इस तरफ आपका कार्बन की चेन होनी चाहिए और बीच में आपका ऑक्सीजन और इस तरफ आपका कार्बन की चेन। जब आपको दो तरफ कार्बन की चेन हो और बीच में ऑक्सीजन होता है तो वो हमारा होता है ईथर यौगिक। और ईथर यौगिक बनाने के लिए हम क्या क्या लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ पे आर एक्स। आर एक्स क्या है, एल्किल हैलाइड है। आर एक्स क्या है, एल्किल हैलाइड है, तो हम आर एक्स लेते हैं। और साथ में क्या लेते हैं, साथ में लेते हैं यहाँ पे क्या, आर ओ एन ए, आर ओ एन ए ये लेते हैं। इसका नाम है एल्किल हैलाइड, ये क्या है, एल्किल हैलाइड है। और इसका नाम है क्या, इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, ये एल्किल हैलाइड है और ये क्या है, सोडियम एथॉक्साइड। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारा ईथर बन जाता है। और ये अब किस अपक्रिया में प्रयोग किए जाते हैं, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया में। ठीक है, तो विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया में ईथर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये आर एक्स एल्किल हैलाइड और ये आर ओ एन ए मतलब क्या होता है, एल सोडियम एथॉक्साइड, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको दिया गया है ए नंबर है कि बी नंबर है कि सी नंबर, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, क्योंकि ए वाले में आपको ये दिया गया है, बी वाले में ये दिया गया है और इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो पांचवे का ऑप्शन हो जाएगा सी, पांचवे का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। पांचवे का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यही वाला हमारा सी आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, किसका क्वेश्चन, पांचवे का। ठीक, तो विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया याद कर लीजिएगा, आगे आपको करवाएंगे हम। ठीक, तो अगला छठवां क्वेश्चन दिया गया है कि फिनॉल की जिंक के चूर्ण के साथ अपक्रिया कराने से क्या प्राप्त होता है। जब फिनॉल की अपक्रिया हम जिंक पाउडर से कराते हैं तो क्या बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ करेंगे हम, देखो सबसे पहले हम देखेंगे फिनॉल के बारे में। तो देखो सबको पता है फिनॉल की संरचना कैसी होती है। क्वेश्चन नंबर आपका छठवा है, क्वेश्चन नंबर वो पांचवा था, ये क्वेश्चन नंबर आपका छठा है। अब क्वेश्चन नंबर छठा में क्या है, फिनॉल की हम जिंक पाउडर से अभिक्रिया करवाते हैं। तो यहाँ पहले हम बनाएंगे फिनॉल, तो ये सीधा सीधा बना लेंगे यहाँ पे फिनॉल, ये बन गया फिनॉल। और फिनॉल, ये फिनॉल का फार्मूला क्या होता है, जिंक, ये बेंजीन के ऊपर आपका ओ एच जुड़ा होता है, ये क्या हमारा फिनॉल है। इस फिनॉल की अपक्रिया हम जिंक पाउडर से कराते हैं, मतलब जेडन से कराते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पे देखेंगे, देखो सीधा सीधा होता है क्या है, जो जिंक होता है ये सीधा अटैक करता है ऑक्सीजन के ऊपर, मतलब ये सीधा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके इसके साथ जुड़ जाता है। जब फिनॉल की अपक्रिया हम जिंक से कराएंगे तो ये जिंक क्या होता है, सीधे सीधे ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके जिंक ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, जब जिंक ऑक्सीजन के साथ जिंक ऑक्साइड बना लेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये जो H है, H इस पूरे के साथ इस पूरे के साथ आपको समा जाएगा और फिर समा करके बन जाएगा हमारा बेंजीन। मतलब इसी के साथ आपको जुड़ जाएगा क्या, हाइड्रोजन। तो सीधा सीधा क्या बन जाएगा, बेंजीन। तो जब इसकी अपक्रिया हम जिंक पाउडर से करेंगे तो सीधा हमारा ये बन जाएगा रिंग के रूप में, सिर्फ बचेगा यहाँ पे बेंजीन। ठीक है, ये क्या बचेगा यहाँ पे, बेंजीन। और साथ में क्या बन जाएगा यहाँ पे, ZnO जिंक ऑक्साइड। तो ये क्या हमारा है, ये बेंजीन है जिसका फार्मूला हो जाएगा C6H6। ठीक है, तो C6H6 हो जाएगा किसका, छठवें क्वेश्चन का आंसर आपका बेंजीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, बेंजीन। ठीक है, तो फिनॉल को जब जिंक चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो हमारा क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। बाद वाले को नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, बेंजीन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बेंजीन। ठीक है, तो लेके चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है बहुविकल्पी का, आपका लास्ट क्वेश्चन है कि किस बंध के कारण, किस बंध के कारण एल्कोहल जल में घुलनशील होता है, मतलब जल में विलेय होता है। किस बंध के कारण, देखो कौन कौन से बंध है यहाँ पे, हाइड्रोजन बंध होगा, आयनिक बंध होगा, सल्फर बंध होगा या फिर वांडर वाल्स बंध होगा। तो देखो जल में घुलता है तो जल के बीच में जो होता है आपका हाइड्रोजन बंध ही होता है। ठीक है, एल्कोहल है, जल में घुलता है। अब जल में घुलता है तो उसमें आपके जल के अणुओं के बीच में आपका हाइड्रोजन बंध होता है। ठीक है, और उसी हाइड्रोजन बंध के कारण ये जल में पूरी तरीके से विलय हो जाता है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा लास्ट ये 7वें क्वेश्चन का हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध के कारण आपका जो एल्कोहल होता है वो जल में पूर्ण तरीके से विलेय हो जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हाइड्रोजन बंध। अब आपका एमसीक्यूज आपके खत्म हो गए हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, तो इसको आप पहले एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर हम इसको रफ करके अगले क्वेश्चन की ओर करेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट करिएगा, फिर हम आगे लेके चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो चलिए बढ़ेंगे हम, एमसीक्यूज हमारे खत्म हो गए, अब लेके चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए आपको दिया है, क्वेश्चन क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि दिया है निम्न रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करें। जो अभिक्रिया दिए गए है उस अभिक्रिया को हमको पूरा करना है। कैसे पूरा करेंगे यहाँ पे देखिए, तो इसमें से आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है फिनॉल C6H5OH प्लस में आपका तनु नाइट्रिक अम्ल है। तो आगे आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो अभिक्रिया आपको दी गई है फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल है प्लस में आपका तनु नाइट्रिक अम्ल है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस अभिक्रिया को पूर्ण करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऐसे आपको क्वेश्चन दिया गया है, C6 है, H5 है, OH है, ये फिनॉल है हमारा। ठीक है, तो और प्लस में क्या है यहाँ पे तनु नाइट्रिक अम्ल है, तो यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल कैसा हमारा तनु है, तनु नाइट्रिक अम्ल है। तो आगे आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि आगे ये क्या बनेगा सीधा सीधा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए आपको बता देते हैं यहाँ पे फिनॉल लिखा है, तो आप फिनॉल को आप फार्मूला ना लेकर के इसकी आप रिंग संरचना मतलब बेंजीन जैसी संरचना बना लीजिएगा। ठीक है, तो इस बेंजीन जैसी संरचना हम कैसे बनाएंगे, इसके नीचे यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है कि आगे हल करने पर यहाँ क्या बनेगा। ठीक है, तो इसकी जब हम रिंग संरचना बनाएंगे तो देखो क्या होगा, बेंजीन की रिंग सबको बनानी आनी चाहिए। ये बना देंगे पहले यहाँ पे बेंजीन, ये बन गया बेंजीन, और बेंजीन के रिंग में आपका ये OH जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा फिनॉल, ये बन गया फिनॉल। अब क्रिया किससे कराना है, तनु नाइट्रिक अम्ल से, तो यहाँ पे लिखेंगे HNO3, ये आ जाएगा HNO3, कैसा है ये तनु है, तो यहाँ लिख देंगे तनु नाइट्रिक अम्ल। देखो दो होते हैं, एक होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल, एक होता तनु नाइट्रिक अम्ल, दोनों की क्रियाएं अलग अलग होती हैं। कभी ये मत कह दीजिएगा कि यहाँ पे ना तनु लिखा था ना सांद्र लिखा था, तो क्या बनाए। जब आपको कुछ नहीं लिखा होगा तो आप सीधा सांद्र सांद्र मान के अपक्रिया करेंगे। ठीक है, जब आपको यहाँ तनु लिखा होगा तो अपक्रिया दूसरे प्रकार से होती है, जब सांद्र लिखा होता है तो अपक्रिया दूसरे प्रकार से होती है। ठीक है, तो आगे बनेगा क्या, यहाँ पे देखते हैं हम। देखिए आपको हम बताए थे एक बार नाइट्रिक अम्ल के लिए कि नाइट बेंजीन में जब हम नाइट्रिक अम्ल से किसी की अपक्रिया करवाते हैं तो नाइट्रिक अम्ल से हम NO2 समूह को उठाते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल में से हम SO3H को उठाते हैं, और नाइट्रिक अम्ल में से हम क्या लेते हैं नाइट्रिक अम्ल में से हम NO2 को उठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही लेंगे, NO2 को लेकर के कहाँ जोड़ेंगे, एक बार आर्थो पर जोड़ेंगे, एक बार कहाँ जोड़ेंगे, पैरा पर जोड़ेंगे। आर्थो पोजीशन ये होता है, पैरा ये होता है, तो इसमें से NO2 को लेकर के एक बार आर्थो पर और एक बार पैरा पर जोड़ देंगे। ठीक है, और 2 बार हमको बनाना ही होगा, ये तो पता ही है। तो आगे यहाँ बनाएंगे तो सीधा सीधा देखो क्या बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पहले हम बना लेंगे बेंजीन को 2 बार, ये बेंजीन है, फिनॉल को पहले हम बना देंगे यहाँ पे, ये बन गया हमारा फिनॉल। और इस फिनॉल में क्या होगा, हमने NO2 को जोड़ना होगा। NO2 को पहले जोड़ेंगे आर्थो पर, तो ये हो जाएगा NO2, ये हो गया हमारा NO2। प्लस में क्या लिखेंगे, प्लस में एक बार और बनाएंगे, तो इसको पहले आप ये फिनॉल बना देंगे यहाँ पर। अब ये फिनॉल बन गया, फिनॉल। और इस फिनॉल में क्या करेंगे, एक बार ये NO2 को कहाँ जोड़ेंगे, पैरा पर, तो ये हो जाएगा हमारा NO2।
ठीक है, ये बन करके हमारा तैयार हो गया। तो इसमें होता है क्या है, फिनॉल की अपक्रिया जब तनु नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो एक बार बनता है यहाँ पे आर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक बार बनेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये आर्थो पर जुड़ा है तो ये हो जाएगा आर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसे कहेंगे आर्थो नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल। और इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल। एग्जाम में आएगा तो पेपर में जब लिखेंगे आप लोग नाम लिख दिया करिए। ठीक है, तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल और आ जाएगा क्या, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये बन करके तैयार हो जाएगा कब, जब फिनॉल कब गया, हम तनु नाइट्रिक अम्ल से करवाएंगे तब। और NO2 को याद रखिए, NO2 से हम नाइट्रिक अम्ल में से हम NO2 को उठाया जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल में से SO3H को उठाया जाता है। जो भी क्रियात्मक समूह उसमें जुड़े होते हैं उनको लिया जाता है। ठीक है, तो इसको आप नोट करिएगा जल्दी से, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर उसी अपक्रिया का दूसरा क्वेश्चन है, अपक्रिया को आपको पूर्ण ही करना है। उस अपक्रिया में आप दूसरा क्वेश्चन सेम आपका वही क्वेश्चन है, बस जहां आप तनु लिए हैं यहाँ पे आपका सांद्र हो गया है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया इसमें से, ये अपक्रिया को बैलेंस करने वाला आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे सीधा सीधा बी नंबर क्वेश्चन दिया गया है। बी नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि फिनॉल है, इस फिनॉल की अपक्रिया जब हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो क्या बनता है। तो फिर से आप फिनॉल बनाएंगे, और फिनॉल को हम ऐसे ना लिख करके ऐसे बनाएंगे, इसका नाम फिनॉल हो, नाम लिख लीजिएगा। तो यहाँ पहले हम बनाएंगे फिनॉल की आकृति। अब फिनॉल की रिंग संरचना, ये हो गया फिनॉल। और इस फिनॉल का क्या किससे करवाना, हम तनु की जगह पे सांद्र नाइट्रिक अम्ल है तो यहाँ लिखेंगे हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल है HNO3, HNO3। ये कैसा है, सांद्र है, सांद्र, सांद्र है। तो इसकी अपक्रिया क्या होगी, यहाँ पे देखिए बताते हैं हम। ठीक है, देखो तनु लिए थे तो आर्थो और पैरा पे जोड़े थे दो बार अलग अलग, पर यही यदि हमारी सांद्र आ जाए, नाइट्रिक अम्ल यदि सांद्र आ जाए, सांद्र का मतलब होता है कि अधिक मात्रा में लिया गया है, सांद्र का मतलब है कि अधिक मात्रा में लिया गया है। और जब किसी को हम अधिक अधिक मात्रा में लेते हैं तो वो क्या कहता है, इसको देखो, अधिक मात्रा में लेंगे तो उसको अधिक बार जोड़ना पड़ेगा फिर यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या है, इसमें भी आपको NO2 ही उठाएंगे क्योंकि नाइट्रिक अम्ल ही दिया है। देखो फिर से बताते हैं, तनु के लिए सिर्फ आर्थो और पैरा पर ही जोड़ेंगे हम, पर जब आपका ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल आ जाएगा तो फिनॉल को पहले बना देना यहाँ पे। ये बन गया हमारा क्या, फिनॉल। तो इस फिनॉल को पहले आप बना देंगे यहाँ पर, ये बन गया हमारा फिनॉल। अब फिनॉल बन गया, अब फिनॉल बनाने के बाद इसमें से होगा क्या, आर्थो तो जोड़े हैं, पैरा पर भी जोड़ेंगे, आर्थो पर भी जोड़ेंगे NO2 को, और हम जोड़ेंगे यहाँ पैरा पर भी। पैरा क्या है, ये वाला। तो आर्थो पर जोड़ देंगे NO2 को, और कहाँ जोड़ देंगे, पैरा पर। आर्थो और पैरा के अलावा एक बार इस आर्थो के सामने यहाँ पर भी जोड़ा जाएगा, कब, जब ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल आएगा तब। तो एक बार NO2 को यहाँ पे जोड़ देंगे इसके सामने, ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये तीन बार क्या जुड़ गए हमारे, NO2 तीन बार जुड़ गए। और जब फिनॉल के रिंग में तीन बार NO2 जुड़ जाते हैं तो उसका नाम होता है पिक्रिक अम्ल। क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल। जब फिनॉल के साथ आपके तीन NO2 जुड़े हुए मिल जाएं तो उसे हम कहते हैं पिक्रिक अम्ल। क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल। ये देखो, ये रेड वाला जो है ये इसका है, ये आपका ये वाला उसके साथ है। ठीक है, तो जब फिनॉल के साथ NO2 तीन जगह पे जुड़ जाए तो नाम क्या होता है, पिक्रिक अम्ल। सीधा नाम लिखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है। इसका नाम है पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। अगर इसके IUPAC की बात करें तो इसका IUPAC देखो, ये आपका 2 नंबर पे जुड़ा है, ये 4 नंबर पे जुड़ा है, ये 6 नंबर पे जुड़ा है। तो ये हो जाएगा 2,4
कॉमा 6 3 बार के लिए लगाएंगे यहाँ पे ट्राई, तो ये हो जाएगा ट्राई। NO2 को क्या लिखते हैं, नाइट्रो, तो हो जाएगा नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो। और ये जब ये नाइट्रो हट जाएंगे तो ये क्या बच जाएगा, फिनॉल, तो इसका नाम हो जाएगा फिनॉल, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये बन करके हमारा तैयार। ठीक है, तो सांद्र के लिए 3 जगह पे NO2 को जोड़ेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल कहते हैं, या फिर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो तनु के लिए अलग अपक्रिया, सांद्र के लिए अलग। सांद्र होगा तो NO2 को लेकर के आर्थो और पैरा के अलावा एक बार इस आर्थो के सामने यहाँ पर जोड़ेंगे। अब ये 3 बार आप इसको जोड़े तो आप यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आप 3 से गुणा कर देंगे, ताकि ये अपक्रिया हमारी संतुलित हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो ये 2 अपक्रिया हमारी संपन्न हो गई। अगली अपक्रिया हम आगे लेके चलेंगे, पहले आप इसे नोट करिएगा फिर। हाँ, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, वही अपक्रिया, आप अपक्रिया को आपको पूर्ण ही करनी है। ठीक है, तो अपक्रिया को पूर्ण करने वाला अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, लिख लीजिए, दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, OH है, प्लस में आपको PCl5 से अपक्रिया करवानी है, और आगे आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो अपक्रिया क्या होगी, तो सीधा सीधा पहले हम लिखेंगे जो यहाँ पे दिया है। तो दिया गया यहाँ पे CH3 है, क्वेश्चन नंबर C है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है CH3, फिर ये सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे CH2, सिंगल बॉन्ड में OH है, और प्लस में क्या है PCl5, PCl5 से अपक्रिया हमको करवानी है, PCl5। अब देखिए यहाँ क्या बनेगा, आगे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यहाँ पर आगे क्या बनेगा देखते हैं। देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथेनॉल, ये हमारा एथेनॉल है, ये एथेनॉल है, इसका नाम है एथेनॉल, एथेनॉल। और इसका नाम है क्या, इसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। पेंटा मतलब पांच, पांच क्लोराइड है तो पढ़ेंगे पेंटा, Cl क्लोराइड पढ़ते हैं, तो हो जाएगा पेंटाक्लोराइड। इसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, उसका नाम है एथेनॉल। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसकी अपक्रिया को हमको पूर्ण करना है। कैसे पूर्ण करेंगे, देखिए सीधा सीधा पहले होगा क्या, देखिए इसमें से आपका जो Cl है, टोटल 5 Cl है, इन 5 Cl में से क्या होगा, एक Cl हम इस कार्बन की श्रृंखला के साथ लाएंगे। फिर से बताते हैं, सुनिएगा, इसमें से एक Cl हम इस कार्बन की श्रृंखला यहाँ पर जोड़ेंगे, मतलब OH हटा करके। ठीक है, एक Cl हम जोड़ेंगे इस वाले कार्बन के बाद, तो सीधा सीधा यहाँ क्या बनेगा, देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे CH3 ये वाला पहले रहेंगे, फिर सिंगल बॉन्ड में ये बचेगा यहाँ पे CH2, और OH के स्थान पे जहाँ OH है यहाँ पे जुड़ जाएगा एक Cl, तो हमारा हो जाएगा Cl। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड, या फिर 1 क्लोरो एथेन। ठीक है, ये बन जाएगा। अब प्लस में देखो यहाँ क्या क्या बचा है, ये CH3 CH2 हमने वैसे लिख दिया, यहाँ पर 5 Cl थे, एक Cl हमने उठा के रख दिया यहाँ पे। अब यहाँ कितने Cl बचे हैं, 4 Cl बचे हुए हैं, और यहाँ पे OH बचा है और P बचा हुआ है। अब देखो करेंगे क्या, ये P को अब लिखेंगे यहाँ पर पहले, तो ये प्लस में लिखेंगे यहाँ पे P, जो जो बचा है, जो बचे उसको जोड़ के लिखेंगे, ये हो जाएगा P, प्लस में हो जाएगा P, और इसमें से क्या है, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये P के साथ जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे PO। क्या हो जाएगा, PO। यहाँ पे आपके 4 Cl बचे थे, 3 Cl हम इसको दे देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा Cl3, जिसका नाम हो जाएगा POCl3, जिसे हम कहते हैं फास्फोरिल क्लोराइड, इसका नाम है
फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल फास्फोरिल क्लोराइड। फास्फोरिल क्लोराइड इसका नाम है। अब देखो क्या क्या बचा यहाँ पे, हमने ओ और पी को और 3 Cl यहाँ से हटा दिया, टोटल 5 Cl थे। उन 5 Cl में से हमने 1 Cl यहाँ दिया, 3 Cl वहाँ दिया, 4 Cl खत्म, 1 Cl बचा है यहाँ पे, 1 Cl बचा है। पी हमने लिखा, एक ओ लिखा, पी ओ हो गया। अब यहाँ पे एक H बचा हुआ है और यहाँ से एक बचा हुआ Cl। जब एक H एक Cl के साथ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा HCl, प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे HCl, तो यहाँ लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ये अपक्रिया हमारी बन करके तैयार हो गई कि जब एथेनॉल को हम PCl5 के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है हमारा, ये बनता है एथिल क्लोराइड बनता है, प्लस में फास्फोरिल क्लोराइड, और बनता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये अपक्रिया हमारी बैलेंस हो गई। ठीक है, तो अपक्रिया आपकी बैलेंस पहले से ही है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे लेके चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया, चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, डी नंबर। डी नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, एथेनॉल ही है, भले एस्टिक अम्ल दिया गया है। एस्टिक अम्ल यहाँ पे दिया गया है CH3, सिंगल बॉन्ड COOH है, एस्टिक अम्ल है। प्लस में क्या लिया गया है, प्लस में आपको एथेनॉल है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, प्लस में यहाँ दिया गया है C2H5OH, C2H5OH दिया गया है। और इस तीर के ऊपर लिखा गया यहाँ पे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो आगे क्या बनेगा, आगे आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है। देखो होता क्या है, इसका नाम है एसिटिक अम्ल, ये है एसिटिक अम्ल और ये है एथेनॉल। जब एसिटिक अम्ल की अपक्रिया हम एथेनॉल से करवाते हैं तो हमारा एस्टर बनता है। क्या बनता है, एस्टर बनता है। अब कहेंगे एस्टर क्या होता है, एस्टर क्या होता है, दो तरफ, जब दो तरफ कार्बन की चेन रहे और बीच में आपका COO मिले तो वो होता है एस्टर। एस्टर वो वाले होते हैं जिनसे परफ्यूम बनाया जाता है, जिनसे क्या बनाए जाते हैं, परफ्यूम बनाए जाते हैं, वही वाले एस्टर। ठीक है, तो जब दो तरफ कार्बन की चेन हो, बीच में आपका COO हो, तो उसे हम कहते हैं एस्टर। और एस्टर कब बनता है, जब एसिटिक अम्ल की अपक्रिया हम एथेनॉल से करवाते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो हमारा एस्टर बनता है। अब एस्टर कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे सीधा सीधा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका COO है और एस्टर की पहचान आपका COO ही होता है। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, ये CH3COO, एक कार्बन की चैन होनी चाहिए, बीच में आपका COO होना चाहिए। तो CH3 कार्बन की चैन तो है एक तरफ और बीच में आपका ये COO हो जाएगा। बस फर्क इतना है, तो ये आपका जो C2H5 है, ये यहाँ से जो OH है, यहाँ से OH नहीं H, ये जो H है, H सीधे सीधे जुड़ जाएगा OH के साथ, H जुड़ जाएगा सीधे सीधे किसके साथ, OH के साथ। तो H जब OH के साथ जुड़ करके क्या बन जाएगा, H2O, H2O बन गया। अब यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे CH3COO बचा है, तो इसको हम लिखेंगे वैसे, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3। अब यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये C OO, अब ये सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, आगे क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ तक हो गया। अब सिंगल बॉन्ड के आगे ये जो आपका बचा हुआ है, ये इसी के आगे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ पे हो जाएगा, इसके आगे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा C2H5, और प्लस में क्या हो जाएगा, ये वाला HOH के साथ जुड़ करके प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2O। अब देखो ये एस्टर ही है, इस तरफ भी आपका कार्बन है, इस तरफ भी आपका कार्बन है, बीच में आपका COO फंसा है। जब बीच में आपका COO आ जाता है और दो तरफ कार्बन की चैन, तो उसे हम कहते हैं एस्टर। इसे हम क्या कहते हैं, एस्टर। ये हमारा क्या है, एस्टर है।
एस्टर मतलब जो परफ्यूम बनाए जाते हैं जिनसे, एस्टर, ये क्या हमारा है एस्टर। तो उसमें होता क्या है एस्टर वाली अपक्रिया, ठीक है। और जिसमें एस्टर बनता है, जिस अपक्रिया में एस्टर बनता है, उसे हम एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये अपक्रिया कौन हमारी हो जाएगी, एस्टरीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो प्रश्न आपसे पूछेगा एस्टरीकरण अपक्रिया क्या होती है, तो आप ये बताइएगा, जब किसी अपक्रिया में एस्टर बनता है तो उसे हम एस्टरीकरण अपक्रिया कहते हैं। अब एस्टर कैसे बनता है, तो एस्टर बनाने के लिए एसिटिक अम्ल लिया जाता है और प्लस में एथेनॉल लेते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब अपक्रिया करवाते हैं तो हमारा एस्टर बन जाता है, जिसे हम एस्टरीकरण कहते हैं, और साथ में H2O बन जाता है, ठीक है। तो ये कौन सी अपक्रिया है हमारी, एस्टरीकरण अभिक्रिया, ठीक। तो इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हाँ तो चलिए लेके चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं उन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए दमदार तरीके से, ठीक है। देखिए अब आपके पास टाइम बहुत ही कम है, तो जितना आपको करवाया जाता है वही आप पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सब करवाए जा रहे हैं यहाँ पर, तो उन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से तैयारी करिए, ठीक है। तो बेहतर रिजल्ट आपका आएगा, ठीक। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आखिरी के 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद फिर हम इस क्लास को ख़त्म करेंगे, फिर अगली क्लास कल देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या होता है जब, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है। क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग लिखा होगा, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया हम जल से कराते हैं, कि जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया जल से कराई जाती है तो क्या बनता है, उसका सिर्फ रासायनिक समीकरण देना है। तो आपको पता होगा पहला बेंजीन, पहला क्वेश्चन दिया है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसमें एक आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पहले बेंजीन डाई एजोनियम की रिंग संरचना बनाएंगे हम। तो बेंजीन डाई एजोनियम की रिंग संरचना क्या होती है, बेंजीन के ऊपर में N2Cl जुड़ा होता है, ये बेंजीन है, इस बेंजीन में N2Cl जुड़ा होता है, तो उससे हम कहते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये N2Cl जुड़ा है, इसका नाम क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो कहा जा रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया जल से कराई जाती है। तो इसकी अपक्रिया हम कराएंगे जल से, गर्म जल से कराएंगे यहाँ पर, या फिर जल के साथ इसको हम गर्म करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये तीर थोड़ी मोटी कर देना यहाँ पर, ठीक है। ये तो इसको क्या कहते हैं, जल के साथ, जल के साथ इसको हम गर्म करते हैं, ये H2O हमारा जल है, इसको हम करेंगे गर्म। गर्म के लिए साइन क्या होता है, डेल्टा का सिंबल लगाया जाता है यहाँ पे, डेल्टा का मतलब होता है अपक्रिया को, अपक्रिया में जो है वो गर्म की जा रही है, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, इसको हम जल के साथ अपक्रिया कराई जाती है, मतलब जल को मिला करके गर्म कहते हैं। अब देखो जब गर्म करेंगे तो देखो होता क्या है, सभी को पता है, देखो H2O जो होता है हमारा, H2O को यदि हम तोड़ेंगे, H2O को हम तोड़ते हैं तो यहाँ क्या बनता है, H और OH के रूप में टूटेगा। H2O को यदि हम तोड़ेंगे तो ये H और OH के रूप में टूट जाता है H2O,
ठीक है, ये टूट गया किसमें, H और OH के रूप में। तो H2O को आप H और OH के रूप में भी लिख सकते हैं। अब होगा क्या, यहाँ से जो आपका OH है, ये OH आकर के जुड़ जाएगा बेंजीन के साथ। जब OH आकर के जुड़ जाएगा बेंजीन के साथ तो क्या बन जाएगा, फिनॉल। जब बेंजीन के ऊपर में आपका फिनॉल जुड़ जाता है, तो सॉरी, जब बेंजीन के ऊपर में आपका OH जुड़ जाता है तो उसका नाम क्या हो जाता है, फिनॉल। तो इसमें जल के अणु में से OH निकल करके जुड़ जाएगा बेंजीन के ऊपर तो बन जाता है हमारा फिनॉल। ठीक है, तो यहाँ सीधा सीधा बना देंगे हम फिनॉल को। तो ये बन जाए क्या, यहाँ पे हमारा फिनॉल, ये और यहाँ पे जोड़ देंगे OH, बन गया क्या हमारा, फिनॉल। और साथ में देखो यहाँ से जो बचा हुआ Cl है वो H के साथ जुड़ करके क्या बन जाएगा, HCl। तो प्लस में यहाँ पे हो जाएगा HCl, क्या हो जाएगा यहाँ पे HCl। और प्लस में बचा क्या, यहाँ पे N2 है, तो ये N2 गैस के रूप में हो जाएगी बाहर हमारी, N2 गैस। ठीक है, ये बन करके हमारा तैयार हो गया। तो जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को हम जल के साथ गर्म करते हैं या जल से अपक्रिया करवाई जाती है तो हमारा फिनॉल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है और साथ में क्या, नाइट्रोजन गैस बाहर, इसका नाम है फिनॉल। तो क्या बन जाता है हमारा, फिनॉल। तो इस टाइप की अपक्रिया आपको आती है तो आप ऐसे ही कर देना, बस हो गया। हिंदी नहीं लिखनी होती, सिर्फ आपको अपक्रिया यहाँ पे छाप देना है तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो लेके चलेंगे हम लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि फिनॉल की जिंक चूर्ण, इसमें आपकी दो अपक्रिया दी गई है, फिनॉल की जिंक चूर्ण तथा इसमें दिया है सांद्र नाइट्रिक अम्ल से होती है। तो क्या बनता है, फिनॉल की अपक्रिया हम जिंक चूर्ण से करवाते हैं तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल से करवाते हैं। अभी देखो बहुविकल्पी में आपको आया था, एक आपको बहुविकल्पी में आया था ना कि जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है फिनॉल को तो क्या बनता है, और नाइट्रिक अम्ल सांद्र जब लेते हैं फिनॉल के साथ तब क्या बनता है, दोनों पिक्रिक अम्ल वाला, वही वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लेके चलेंगे। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा और लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसमें क्या है, फिनॉल, फिनॉल को किससे करवाना है यहाँ पर, फिनॉल की अपक्रिया हम पहले करेंगे जिंक चूर्ण के साथ, दो अपक्रिया हैं इसमें। तो यहाँ पहले बनाएंगे हम फिनॉल को, ये बन गया फिनॉल। जिंक चूर्ण के साथ इसको गर्म करेंगे तो यहाँ लिखेंगे प्लस में जेडन, जेडन ये जिंक चूर्ण है। जब इसको हम गर्म करेंगे तो वही चीज, ये जिंक क्या होगा, जिंक ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और ये H जो है H इसी बेंजीन के साथ में जुड़ जाए, सॉरी बेंजीन के रिंग में जुड़ जाएगा। तो जब ये इसके साथ जुड़ जाएगा ये H, तो ये सीधा सीधा क्या बन जाएगा यहाँ पे, बेंजीन। तो क्या बन जाएगा, बेंजीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन। और ये O जो है ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके क्या बन जाएगा यहाँ पे, ZnO बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, बेंजीन, बेंजीन। ठीक है, तो सीधा सीधा आप यही लिखेंगे कि जब फिनॉल को हम जिंक चूर्ण के साथ गर्म कहते हैं तो हमारा बेंजीन बन जाता है और साथ में क्या बन जाता है, जिंक ऑक्साइड। जिंक जो होता है ये ऑक्सीजन पर ही, मतलब कि ऑक्सीजन पर इसकी नज़र होती है, क्यों, क्योंकि जिंक पर होता है प्लस और ओ पर होता है माइनस, तो जिंक जो प्लस वाला होगा वो माइनस की ओर ही जाता है। ठीक है, इसीलिए जो जिंक होगा वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके बन जाएगा ZnO, और जो H है, H आपका जुड़ जाएगा उसी बेंजीन में के अंदर चला जाएगा तो आपका पूरा फिर से बेंजीन ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इसमें से क्या हो गया कि फिनॉल की अपक्रिया जब जिंक चूर्ण से करवाते हैं तो बेंजीन बन जाता है। अब इसमें आपकी दूसरी अपक्रिया करवानी है किससे, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से, वही पिक्रिक अम्ल वाला है। तो यहाँ फिर से हम बनाएंगे पिक्रिक अम्ल को, इसमें फिनॉल की अपक्रिया, इस फिनॉल की अपक्रिया हम करवाएंगे सांद्र नाइट्रिक अम्ल किसके साथ, OH है, प्लस में लिखेंगे सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3। ये कैसा है, यहाँ पे सांद्र है, सांद्र। ठीक है, जब इसके सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करवाएंगे देखो होगा क्या, बताएं हम, एक होता है तनु, एक होता है सांद्र। सांद्र के साथ करवाएंगे तो NO2 जो होता है आतो और पैरा के साथ साथ एक जगह पे यहाँ भी जुड़ता है। ठीक है, कब, जब ये नाइट्रिक अम्ल सांद्र होता है, और नाइट्रिक अम्ल में से किसको लिया जाता है, NO2 को लिया जाता है। ठीक है, तो सीधा सीधा इसको फिर से बनाएंगे हम वही,
ये बना देंगे यहाँ पे बेंजीन। बेंजीन के ऊपर जुड़ा है OH, तो ये जोड़ देंगे यहाँ पे OH। ये हो गया हमारा OH और ये है बेंजीन। ठीक है, और इसमें क्या होगा, NO2 को जोड़ेंगे, एक NO2 को जोड़ेंगे यहाँ पर, ये आर्थो पर, तो ये हो जाएगा NO2। एक बार NO2 को जोड़ेंगे पैरा पर, तो ये हो जाएगा NO2। और एक बार जो NO2 होगा वो इसके आर्थो के सामने यहाँ पे जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा NO2। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, पिक्रिक अम्ल। जब फिनॉल के साथ यदि आपके 3 NO2 जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल। क्या नाम है इसका, पिक्रिक अम्ल। अब ये 3 NO2 जुड़े हैं तो आप यहाँ बैलेंसिंग के लिए कितने से गुणा करेंगे, 3 से। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल वाला क्वेश्चन ही पूछता है बहुत। पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन आपका हो गया। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली आज की हमारी जो क्लास होगी वो अगले वीडियो में देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में जुट जाइए। हम आपके साथ हमेशा प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, और हमारे जो चैनल है उसको आप आगे बढ़ाने में मदद करिए। ठीक है, अच्छे तरीके से। और आपकी क्लासेस क्या होगा, अगले वर्ष से आपकी हर सब्जेक्ट की क्लासेस अच्छी तरीके से चलेंगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, और जुड़ना ना भूलिए हमारे साथ, और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं।